Hello babies and babas, hello boys and girls, hello my dear students. My name is Professor नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. आई होप आप सब स्वस्थ हैं और बहुत बहुत मस्त है. चलिए बच्चों, आज अभी इसी वक्त लेट स्टार्ट बच्चों. लेट स्टार्ट विथ आवर बिजनेस लॉ. लेट अस कंटिन्यू विथ आवर बिजनेस लॉ. बच्चों हमने मॉड्यूल 1 कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है. हमने बहुत सारा पढ़ाई किया और हमने मॉड्यूल 1 ख़त्म कर दिया है. मॉड्यूल 2 में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी ख़त्म हो गया है. हम मॉड्यूल 2 चैप्टर 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं. मॉड्यूल 2 चैप्टर 3 की शुरुआत करने जा रहे हैं जो बात करता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में. के बारे में ये आता है अंडर सेक्शन 31 टू सेक्शन 36. ये आता है अंडर सेक्शन 31 टू सेक्शन 36. द फर्स्ट डेफिनेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, ऑफ कोर्स हम बात करेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में. ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें प्रॉमिस डिपेंड करता है. ऐसे प्रोमिसेस, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें डिपेंड करता है कि वो परफॉर्म होगा कि नहीं होगा ऑन एनी फ्यूचर इवेंट. कोई फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, वो प्रॉमिस फुलफिल होगी या नहीं होगी. आज आप उसके बारे में नहीं बता सकते. ये आपको फ्यूचर इवेंट से ही पता चलेगा ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट. पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू. कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग. कॉन्ट्रैक्ट है कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए. इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन. आपने कॉन्ट्रैक्ट तो बना लिया लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन डाल दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट तभी ही ऑनर होगा जब आगे यानी फ्यूचर में ये चीज़ होगी तो ऑनर होगा, नहीं होगी तो नहीं ऑनर होगा. ये जितना ही कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है उसका एग्जाम्पल पढ़ के हमको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी ₹10,000. ये है अपने मिस्टर ए और ये है अपने मिस्टर बी. ए ने बोला बी को मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा, बी बोलता है क्यों, क्या करूँगा तो 10,000 रुपये दूंगा. ए बोलता है कुछ नहीं, अगर तेरा घर जल जाता है, अगर दीज आर फ्लेम्स बाय द वे बच्चों, अगर तेरा घर जल जाता है तो मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा. इफ बीज हाउस इज बर्न्ड. किसी के घर के जलने पे बच्चों ये अग्रीमेंट हो रहा है. कल जाके भगवान ना करे किसी का घर जला, लेकिन अगर बी का घर जल जाता है, कभी किसी को नहीं मालूम, कभी ए को भी नहीं मालूम, बी को भी नहीं मालूम, लेकिन अगर जला तो 10,000 रुपये देगा, नहीं जला तो नहीं देगा. बच्चों इसी को कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. दिस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. अ कॉन्ट्रैक्ट में भी, अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे, अ कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑफ 2 टाइप्स. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बच्चों 2 तरीके के होते हैं. एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें बिल्कुल भी कंडीशंस नहीं है. एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें बिल्कुल भी कंडीशंस नहीं है, उसे एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. उसे बच्चों एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं जिसमें कोई भी कंडीशंस नहीं है. ए है, बी है, ये बेच रहा है, ये खरीद रहा है, ये सेल कर रहा है, ये बाय कर रहा है, ये ऐसा करेगा, ये नहीं करेगा. ये सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है. ये होगा तो करूँगा, ये नहीं होगा तो नहीं करूँगा. हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर अनसर्टन इवेंट पे डिपेंड नहीं करता है. आगे पढ़ेंगे. अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें माय डियर स्टूडेंट्स कंडीशंस होती है. यहाँ पे था ना कंडीशन, ये इफ है ना, इफ वो कंडीशन था ना बच्चों. इफ बीज हाउस इज बर्न्ड, बी का घर जला तो ही जाके ए बी को पैसा देगा. इफ यानी कंडीशन, इसीलिए इसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे. इसीलिए बच्चों इसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे. आगे पढ़ते हैं. एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट.
क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम? एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट इज द वन इन विच, एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें प्रॉमिसर खुद को बाइंड करता है, बाइंड्स हिमसेल्फ टू द परफॉर्मेंस और इन एनी इवेंट विदाउट, अंडरलाइन कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट एनी कंडीशंस, whereas contingent contract depends on some event which is collateral to the main contract. अरे भाई इवेंट कोलैटरल था ना, यानी घर जला, ये इवेंट है, ये कोलैटरल है। मेन अग्रीमेंट क्या है? तो 10,000 रुपये पे करने का अग्रीमेंट। लेकिन ये कंटिजेंट क्यों है? क्योंकि इसमें कंडीशन आ गई। कंडीशन क्या आई कि घर जल जाना चाहिए, इसीलिए बच्चों कोलैटरल बोलते हैं। देयर आर 3 एसेंशियल्स, अभी इसे स्टार मार्क कीजिए। एसेंशियल, एक कॉन्ट्रैक्ट को कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए यानी कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसके कुछ एसेंशियल्स है, वो एसेंशियल पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। द फर्स्ट एसेंशियल इज बच्चों, its performance depends upon the happening or non-happening of some event at a future date. Happening यानी कुछ होना, कुछ होने पे या कुछ ना होने पे, कोई इवेंट के कुछ होने पे या कुछ ना होने पे एट अ फ्यूचर डेट, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर तभी होगा अगर फ्यूचर का कोई इवेंट होता है या फ्यूचर का कोई इवेंट नहीं होता है एट सम फ्यूचर डेट। आगे आज आप डिसीजन नहीं ले सकते कि क्या मैडम ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर होगा या नहीं होगा, पता नहीं बच्चों। You just have to wait for the future date. आगे बढ़ते हैं। The event must be uncertain. Yes. ये इवेंट होना या ना होना किसी के हाथ में नहीं है। ये इवेंट होगा या नहीं होगा ये किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि वो अनसर्टन है। नेक्स्ट इज बच्चों, the event must be collateral. The event must be collateral, incidental to the main contract. Incidental to the main contract. ये जो इवेंट है ये इवेंट पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। ये जो इवेंट है ये इवेंट पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, बट ये इवेंट जो है वो कोलैटरल है। जो मेन अग्रीमेंट है वो कोलैटरल है और इसका इवेंट कोलैटरल है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। कंटिजेंसी डिपेंडेंट ऑन द एक्ट ऑफ द पार्टी। अगर कंटिजेंसी किसी पार्टी के एक्ट पे डिपेंड करती है, आग लगना या नहीं लगना किसी के हाथ की बात नहीं है, लेकिन दोनों में से अगर कोई पार्टी आग लगाता है तो ये तो गलत है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कोलैटरल to such contract. The word event includes an act and a contract may be contingent on some act of the promisor or the third party. But that's a very important. But if the performance of the promise depends on the mere will and pleasure of the promisor, it is no promise at all. जो promisor है उसके मर्जी से कुछ हो रहा है, जो प्रॉमिसर है उसके मर्जी से कुछ हो रहा है, तो ये अनसर्टन नहीं है बच्चों। ये अनसर्टन नहीं होगा क्योंकि वो एक ही तो मर्जी थी। अगर किसी की मर्जी है तो ये अनसर्टन नहीं है, और ये अनसर्टन नहीं है तो ये कंटिजेंट नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। रूल्स रिगार्डिंग कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। द फर्स्ट रूल अंडर सेक्शन 32, अंडरलाइन कीजिए। द फर्स्ट रूल माय डियर स्टूडेंट्स अंडर सेक्शन 32 बताता है कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। यानी आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप ऐसा कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप ऐसा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जो डिपेंड करता है कोई इवेंट होने पे, नहीं होने पे नहीं, कोई इवेंट हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर होगा, कोई इवेंट हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पढ़ेंगे और क्लैरिटी मिलेगी। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन। हैपनिंग इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? 32 सेक्शन 32 क्या बताता है? हैपनिंग, कोई अनसर्टेन इवेंट होने पे ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर होगा।
on happening of an uncertain future event cannot be enforced until the event has happened. जब तक वो इवेंट हुआ नहीं है, जब तक माय डियर स्टूडेंट्स ये इवेंट हुआ नहीं है तब तक ये एनफोर्स नहीं करवा सकते अंडर सेक्शन 32. इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है यानी ये इवेंट कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, सच कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम्स वॉइड. Such contracts becomes void. This is under section 32 of the Indian Contract Act 1872. My dear friends, illustration यानी example पढ़ेंगे और बहुत सारी clarity ले लेंगे. The first example is बच्चों समझने की कोशिश कीजिए. तो पहला example है A makes a contract with B. A ने contract किया B के साथ. A ने contract किया B के साथ to buy, खरीदने का. क्या खरीदना है? बीज हाउस. ए ने कॉन्ट्रैक्ट, आई एम सो सॉरी, बीज हॉर्स. बच्चों ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया, सॉरी, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ टू बाय बीज हॉर्स. ए बोलता है मैं तेरा घोड़ा खरीदूंगा, मैं तेरा ये घोड़ा खरीदूंगा. इफ ए सर्वाइव्स सी, हा हा हा, यानी सी है ना, सी वो ए के पहले मरना चाहिए. वाओ, वो ए के पहले मरना चाहिए तो ही जाके ए बी का घोड़ा खरीदेगा. दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल सी डाइज इन हिज लाइफ टाइम. जब तक सी मरेगा नहीं तब तक ये लॉ एनफोर्स करवा ही नहीं सकते, सॉरी तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा ही नहीं सकते बच्चों, क्योंकि इसमें कंडीशन था. कंडीशन क्या था कि सी मरना चाहिए. सी किसके पहले मरना चाहिए? सी ए के पहले मरना चाहिए. ऐसा कोई तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों. ये है एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 2 बोलता है ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी. ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल अ हॉर्स टू बी. Sell a horse to B at a specified price. ए बोलता है ठीक है मैं तुझे अपना घोड़ा बेचूंगा रे, मैं तुझे I will sell you the horse at a specified price if condition, again condition, condition देखो, condition का पे ध्यान दो. If C to whom the horse has been offered refuses to buy it, the contract cannot be enforced by law unless and until C refuses to buy the horse. Actually पहले ऑफर ए ने तो सी को ही दिया था. एक्चुअली पहले ऑफर ए ने तो सी को ही दिया था कि क्या तुम मेरा घोड़ा, तबड़क तबड़क घोड़ा खरीदना चाहते हो. फिर ए बी को बोलता है कि मैं तुझे अपना घोड़ा बेचूंगा XYZ अमाउंट पे, मैं तुझे अपना घोड़ा बेचूंगा, लेकिन कभी, लेकिन यानी कंडीशन, अगर सी मना करता है ना तो वो घोड़ा मैं तुझे बेचूंगा, अदरवाइज नहीं बेचूंगा. बच्चों ये भी कंडीशनल है. कुछ होने पे, ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, सी के मरने पे ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर होगा, सी के मना करने पे ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर होगा. कुछ हैपनिंग, समथिंग इज हैपनिंग तो ही तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर होगा. आगे बढ़ते हैं बच्चों, तब तक नहीं होगा. आगे बढ़ते हैं. ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे बी अ सम ऑफ मनी व्हेन बी मैरीज सी. सी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू बी. द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. बच्चों ये इम्पॉसिबल हो गया, ये इम्पॉसिबल हो गया. ए बोलता है बी को मैं तुझे पैसा दूंगा. ए बोलता है बी को मैं तुझे पैसा दूंगा. बी बोलता है मैं सी से शादी करूंगा. ए बोलता है तू सी से शादी कर तो मैं तुझे पैसे दूंगा. अरे पर सी तो शादी करने से पहले ही मर गई. सी तो शादी करने से पहले ही मर गई, इसीलिए ये हो जाता है कंप्लीटली वॉइड, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है बच्चों इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट. अभी वो व्यक्ति जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था वो दुनिया में है ही नहीं, तो कहना इससे ये अग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड ही हो जाएगा. कंटिंजेंट था, कंडीशनल था, लेकिन वो व्यक्ति अभी जीवित है ही नहीं, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं करवा सकते. आगे बढ़ते हैं बच्चों. एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए. एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग. सेक्शन 33. सेक्शन 32 क्या बोल रहा था? एनफोर्स करवा सकते हो ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट.
एनफोर्स करवा सकते हो ऑन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। सेक्शन 33 बोलता है एनफोर्स करवा सकते हो ऑन नॉट हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। नॉट हैपनिंग यानी वो इवेंट नहीं होगा तो ही ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर होगा। वो इवेंट जो बात करेंगे, जो कंडीशन है वो नहीं फुलफिल होनी चाहिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर होगा। एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फटाफट से कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। Contingent contracts to do or not to do anything if an uncertain future event does not happen can be enforced when the happening of that event becomes impossible and not before। ये कॉन्ट्रैक्ट आप कभी एनफोर्स करवा सकते हो जब वो जो इवेंट है वो कम्प्लीटली इम्पॉसिबल हो जाए, वो कंप्लीट होने के कम्प्लीटली इम्पॉसिबल हो जाए तो ही आप ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा सकते हो अंडर सेक्शन 33। इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। ए अग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न। ए बोलता है बी को, मैं तुझे 1,00,000 रुपए दूंगा, मैं तुझे 1,00,000 रुपए दूंगा अगर ये शिप जो है, हाँ बच्चों ये शिप है, ये पानी है और ये शिप है, ये शिप अगर रिटर्न नहीं करती है, थोड़ा बोट के जैसा लग रहा है, एनीवेज ये शिप अगर रिटर्न नहीं होती है तो मैं तुझे 1,00,000 रुपए दूंगा। फिर पता चलता है ये जो शिप है वो तो डूब गई, ये जो शिप थी वो तो पानी में डूब गई। कहने से ये इम्पॉसिबल हो गया, शिप के वापस आने के लिए पॉसिबिलिटी है ही नहीं, भाई शिप तो डूब गई है। तो कहना इसे द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्सेबल व्हेन शिप सिंक्स, यानी ए ने अग्री किया था बी को पे करने के लिए कि मैं तुझे पैसा दूंगा अगर शिप नहीं लौटी तो, सॉरी शिप डज नॉट रिटर्न, शिप नहीं लौटी तो मैं तुझे पैसे दूंगा। लेकिन वो कब तक राह देखेगा पैसे देने की, जब तक वो शिप डूब नहीं जाती, मतलब अभी उसका रिटर्न होने का पॉसिबिलिटी है ही नहीं, वो डूब गई है, शिप है ही नहीं, इसीलिए अभी ए को बी को सच में 1,00,000 रुपए देने ही पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये एक बात कर रहे थे शिप नॉट रिटर्न, डज नॉट, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर होता है। व्हेन, नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, when event on which contract is contingent to be deemed impossible if it is at the future conduct of a living person, it becomes, ये दो चीज़ें बहुत बहुत important है, it becomes impossible and it depends on the future conduct of a living person। अंडरलाइन कीजिए अंडर सेक्शन 34, अंडरलाइन कीजिए अंडर सेक्शन 34 क्या बोल रहा है, if the future event on which a contract is contingent, if a future event on which a contract is contingent in a way in which a person will act at any unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time और अदरवाइज अंडर एनी फ्यूचर कंटिजेंसी। बच्चों ये समझने के लिए सिर्फ एक ये एग्जाम्पल काफ़ी है, ये एग्जाम्पल समझेंगे समझ में आ जाएगा। ए अग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी, ए वादा करता है बी को कि मैं तुझे पैसे दूंगा, क्यों, अगर उसने सी के साथ शादी की। ए वादा करता है बी को कि मैं तुझे पैसे दूंगा अगर उसने सी के साथ शादी की, लेकिन सी ने शादी कर ली डी के साथ, सी ने शादी कर ली डी के साथ। बच्चों कहने से ये कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं हो पाएगा ऑनर, नहीं होना चाहिए था, इसका और इसका शादी नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया, इसीलिए इसने जो इसको वादा किया था पैसे देने का, अगर ये बी सी से शादी करेगा जो नहीं हो पाया। पढ़ेंगे द मैरिज ऑफ बी एंड सी मस्ट नाउ बी कंसिडर्ड इम्पॉसिबल, ये इसका और इसका विवाह, इसका और इसका शादी भी इम्पॉसिबल है क्योंकि सी ने तो शादी कर ली डी के साथ। ऑल्दो इट इज़ पॉसिबल, एक कंडीशन है, ऑल्दो इट इज़ पॉसिबल इफ डी may die and that C may afterwards marry B, यानी अगर D फ्यूचर में कहीं मर जाता है, फ्यूचर में D कहीं पे मर जाता है तो और C मान जाती है
बी के साथ शादी करने के लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर होगा। पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। व्हेन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल हो गया था इफ इट इज द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। इस पे डिसीजन मेकिंग पावर इसके पास आ गई थी ना, डिसीजन मेकिंग पावर तो इसके पास आ गई थी। फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, ये तो मर गया, ये तो मर गया। अब इसी के हाथ में क्या उसे बी के साथ शादी करनी है या नहीं करनी है। आगे बढ़ते बच्चों। When contracts becomes void under section 35, underline कीजिए, underline कीजिए। When contracts becomes void which are contingent on happening of specified event within a fixed time, इसमें सबसे important है ये fixed time is the most important under section 35। fixed time होना चाहिए, यानी contract honor होगा ऑन हैपनिंग, यानी कुछ इवेंट होने पे कॉन्ट्रैक्ट ऑनर होगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, स्पेसिफाइड टाइम दिया है, स्पेसिफाइड टाइम दिया है, उसके अंदर अंदर अगर वो इवेंट हुआ तो ही ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर होगा। पढ़ने की कोशिश करते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपन्स, हो रहा है, स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट्स हैपन्स within a fixed time, underline कीजिए, within a fixed time, becomes void if at the expiration of the time fixed, यानी अगर टाइम फिक्स किया है 1 year, कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है, कुछ होने के लिए, अनसर्टेन इवेंट होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसका टाइम दिया है 1 year, वो टाइम तक अगर नहीं हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं। As such event has not happened or if before the time fixed, such event becomes impossible. When contracts, आगे पढ़ते हैं, when contracts may be enforced, when contracts may be enforced which are contingent on specified event not happening within a fixed time। इसी एग्जाम्पल में बच्चों फिक्स टाइम अगर मैं लेती, जहाँ पे ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं तुझे पैसे दूंगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करते एग्जाम्पल में, मैं तुझे पैसे दूंगा अगर शिप लौटी तो मैं तुझे पैसे दूंगा अगर शिप लौटी तो, लेकिन वो शिप 1 साल के अंदर ही लौटनी चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, वो शिप वो बोलता है वो 1 साल के अंदर ही लौटनी चाहिए। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट तो है, अब समझो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट तो है, बट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इन अ स्पेसिफाइड टाइम, हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इन अ स्पेसिफाइड टाइम। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सेम है बट नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इवेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। ऊपर के एग्जाम्पल में जैसे इवेंट होना चाहिए था वैसे ही यहाँ पे इवेंट नहीं होना चाहिए। इधर भी सेम कंडीशन है, विद इन अ फिक्स टाइम। पढ़ेंगे और बहुत जल्दी क्लैरिटी मिल जाएगी। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट to do or not to do anything if a specified uncertain event does not happen within a fixed time may be enforced by law when the time fixed has expired, when the time fixed has expired and such event has not happened, such event has not happened or before the time X has expired, it has become certain that such event will not happen, will not happen, impossible हो जाता है या टाइम फिक्स होने से पहले वो impossible हो जाता है तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं करवा सकते। एग्जाम्पल पढ़ेंगे और फटाफट से आगे बढ़ जाएंगे। बात करते हैं इलस्ट्रेशन के बारे में, बात करते हैं इलस्ट्रेशन के बारे में। ए प्रोमिसेस टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ अ सर्टेन शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर। यहाँ पे कुछ हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, कुछ होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन उसमें कंडीशन है टाइम स्पेसिफाई किया गया है जो कि है 1 साल। The contract may be enforced if the ship returns within the year and becomes void. Contract void हो जाता है if the ship is burnt within the year. अगर शिप के वापस आने का कोई चांसेस है ही नहीं, या तो वो डूब गई या तो वो जल गई है, तो ये बन जाता है void.
नेक्स्ट इज बच्चों, ए प्रोमिसेस टू बी अ सम ऑफ मनी इफ अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न। यहाँ पे था कि वो रिटर्न होनी चाहिए, फर्स्ट क्लॉज जो हमने पढ़ा था, हैपनिंग ऑफ एन सर्टेन इवेंट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। यहाँ पे है नॉट हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट इवन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। Within a year, the contract may be enforced if the ship does not return within the year or is burnt within the year. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने जाते हैं बच्चों ये बहुत इजी है, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ लेक्चर देखिए और फटाफट से एग्जाम में फटाफट से अच्छे मार्क्स लेकर आइए। द नेक्स्ट इज बच्चों, अग्रीमेंट्स कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट बिकम्स वॉइड। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट था लेकिन इम्पॉसिबल इवेंट है तो वो हो जाता है वॉइड अंडर सेक्शन 36। क्या बोलना चाहता है, कंटिंजेंट अग्रीमेंट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, अग्रीमेंट है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन्स आर वॉइड। इम्पॉसिबल इवेंट तो होता ही नहीं है ना बच्चों, इवेंट ही इम्पॉसिबल है तो इवेंट कैसे होगा, आर वॉइड वेदर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नोन और नॉट to the parties to the agreement at the time it was made। जिस टाइम पे बता रहे थे, जिस टाइम पे आप ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, जिस कॉन्ट्रैक्ट में आप बता रहे थे कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ऑन हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, लेकिन आप नहीं जानते हो कि ये इवेंट इम्पॉसिबल है, तो ये आता है अंडर सेक्शन 36। इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे और फटाफट से समझने की कोशिश करेंगे। A agrees to pay 1000 rupees if two straight lines should encloses a space। बच्चों कभी भी दो स्ट्रेट लाइन किसी भी जगह को कभी बंद नहीं कर सकती, दो स्ट्रेट लाइन किसी भी जगह को कभी एनक्लोज नहीं कर सकती, ये तो इम्पॉसिबल है ना, इसीलिए अग्रीमेंट बन जाता है वॉइड अग्रीमेंट। नेक्स्ट इज बच्चों, A agrees to pay B 1000 rupees if B will marry A's daughter। A agrees to pay B 1000 rupees if B marries A's daughter। C was dead at the time of the agreement। अरे भैया जो C की A की जो डॉटर है C, वो तो जिंदा है ही नहीं। A बोलता है B को, मैं तुझे पैसा दूंगा अगर तू मेरी बेटी C के साथ शादी करेगा। A और C फादर और डॉटर है, ये एक कैंडिडेट है शादी के लिए, एक प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है। ए बोलता है बी को, मैं तुझे पैसे दूंगा अगर तू मेरी बेटी किसी के साथ शादी करेगा, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तभी सी जिंदा नहीं थी, सी डाइड, इसीलिए सी वॉज डेड एट द टाइम ऑफ द अग्रीमेंट। द अग्रीमेंट इज वॉइड बच्चों, द अग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। डिफरेंस बिटवीन, पढ़ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन wagering agreement and contingent contract। डिफरेंस बिटवीन wagering agreement बच्चों and contingent contract, ये बहुत ही इजी है, फटाफट फिनिश करते हैं। अ wagering agreement is void, ये हम जानते हैं, whereas a contingent agreement is valid। जी हाँ, contingent agreement भले ही कंडीशनल पे डिपेंड करता है, भले ही कंडीशनल होता है, दोनों ही कंडीशनल है, लेकिन ये वैलिड है, ये वॉइड है। इसमें सिर्फ मनी इन्वॉल्व होता है, इसमें सिर्फ मनी इन्वॉल्व होता है, इसमें सिर्फ मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और इन्वॉल्व होती है। इन अ वेजरिंग अग्रीमेंट द पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अग्रीमेंट एक्सेप्ट विनिंग और लूजिंग। अरे भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच जीते या हारे, इतना फ़र्क कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ को नहीं पड़ता है, उनको तो सिर्फ अपना बेट जीतना है ऑफ द अमाउंट ऑफ द वेजर। लेकिन in a contingent contract parties are interested in the occurrence or not occurrence of the event। पार्टीज का इंटरेस्ट है, भले इंडिया पाकिस्तान की वेजर जो उन्होंने लगाई थी, बेट लगाई थी, उनमें उनका लॉस नहीं था, उनको सिर्फ पैसा चाहिए था, पैसा इन्वॉल्व था। लेकिन ये जो दूसरा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें शिप आएगी तो मेरा माल आएगा, ये उसका इंटरेस्ट था इसमें बच्चों। द नेक्स्ट इज बच्चों, in a wagering agreement, the future event is the sole determination of the factor, while in contingent contract, the future event is only collateral। वहाँ पे ये सोल फैक्टर है, जीतेंगे या हारेंगे, फ्यूचर इवेंट है, ये सोल फैक्टर है। लेकिन उसी जगह पे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये कोलैटरल होता है, मेन अग्रीमेंट होता है, लेकिन वो इवेंट कोलैटरल होता है बच्चों। नेक्स्ट इज अ वेजरिंग अग्रीमेंट कंसिस्ट्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। प्रॉमिस किया, हाँ
मैं जीता तो तू मुझे पैसे दे, हाँ मैं हारा तो मैं तुझे पैसे दूंगा। बच्चों ये रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हुई कि नहीं हुई? वेयर एज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में नॉट कंटेन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस नहीं होती है। A wagering agreement is essentially of a contingent nature, whereas a contingent contract may not be of wagering nature। भाई वेजर में तो कंटिंजेंसी होती ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कंटिंजेंट में भी वेजरिंग नेचर हो। ओके बच्चों, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। मुझे आशा है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज़ प्रोफेसर नीति दोषी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।